हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुड सीरीज़, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे लीनियर अलजेब्रा, रियल और कॉम्प्लेक्स के 20+ क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस कराने के। ठीक है, आज ये पहली वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रियल एनालिसिस का। लेट पी क्यू बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज एन इंटीजर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट p प्लस k इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ हमें जो गिवन कंडीशन है p और q हमें नॉन निगेटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए पॉइंट पे हमें बताया गया है कि k कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 1 से लेके आगे 1 ऑनवर्ड्स वैल्यू ले सकता है। p प्लस k इज इक्वल्स टू q के बराबर हमें गिवन है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये है। दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पे कहा है सेम कंडीशन कि k की वैल्यू पॉजिटिव है, p की जगह q आ गया, q की जगह p आ गया। तो दूसरा स्टेटमेंट बन गया q प्लस k इज इक्वल्स टू p। ठीक है, नाउ ही इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स p एंड q सच दैट a एंड b आर ट्रू। a एंड b आर ट्रू मतलब कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है, जब एंड होता है तो दोनों को ट्रू साथ में होना होगा तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोथ a एंड b आर फॉल्स इफ़ एंड ओनली इफ p इक्वल टू q। दोनों के दोनों क्या हैं? फॉल्स हैं। जब दोनों फॉल्स होंगे तब p q के बराबर होगा। नेक्स्ट, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स p एंड q a और b इज ट्रू। दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट p इज नॉट इक्वल टू q सच दैट बोथ a एंड b आर फॉल्स। सेम p और q बराबर नहीं है तो a और b दोनों के दोनों आपस में फेल होंगे, ये सारी की सारी फॉल्स होंगे। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो हमें ये समझ में आई कि अगर k 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है तो k को अगर आप लीस्ट वैल्यू, जो इसकी लीस्ट वैल्यू है k इक्वल टू 1 रख भी देते हो, इन दैट केस p प्लस 1 इज इक्वल टू q। तो p की जो भी वैल्यू होगी x y z, q हमेशा उससे एक वैल्यू बड़ा ही होगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली? इसने इम्प्लाई किया कि q इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन p, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस वाले से क्या कह सकते हैं? सेम कि अगर k की वैल्यू मैं 1 लेके चलती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो जो p है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगा? q से। ये दूसरी कंडीशन निकली। तो अब q अगर p से बड़ा है और p अगर q से बड़ा है तो यहाँ पे एक कंडीशन थी कि बोथ a एंड b आर फॉल्स इफ़ p इक्वल टू q। अगर मैं p इक्वल टू q ले लेती हूँ तो इसका मतलब कि k की कंडीशन गलत हो जाएगी, k 1 के बराबर या 1 से बड़ा नहीं होगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। मतलब a और b दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे जब क्या होगा? जब p और q बराबर होंगे। ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड दिस इज ओनली द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? लेट f की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू दी है वो दी हमें x log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर। ठीक है, और x जो है आपका वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? f बाउंडेड है, इंक्रीजिंग है, इसकी लिमिट क्या है? डिक्रीजिंग है। तो एट एनी हाउ f पे ही पूछा हुआ है, तो पहले लिमिट देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर हम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया? हमने कहा लेट t इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मान लेते हैं। t की वैल्यू को क्या मान रहे हो आप? 1 अपॉन एक्स। सो लिमिट t टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी? 1 अपॉन t log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? t टेंड्स टू 0। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? log 1 विच इज़ 0, तो ये 0 अपॉन इन्फिनिटी। इसका मतलब कि दिस इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के, क्योंकि ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये भी डिफ्रेंशिएट होगा। t टेंड्स टू 0 पे वैल्यू टेंड हो जाएगी 1 की। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1, और यहाँ पे क्या दी गई है? 2। तो ये तो हो गया गलत। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, तो ये वाला हो गया गलत। अब हमें देखना है f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसके लिए क्या करते हैं? फंक्शन के डेरिवेटिव को निकाल लेते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? x की जगह है 1, log ऐसे ही रहेगा, फिर x ऐसे ही, और फिर log का डेरिवेटिव। तो ये वैल्यू रिड्यूस होके आपके आ जाएगी log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1।
ठीक है। अब जब आप इस वैल्यू को देखोगे तो आपको ये पता है कि जब भी हम फंक्शन के डेरिवेटिव को देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग केस में, तो अगर फंक्शन डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग का केस है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग का केस है। ये डेफिनेशंस पढ़ी हैं सबने, ठीक है। हमने ये डेरिवेटिव निकाल लिया, अब हमें देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या ये लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी काम पे आती है जो होती है log 1 + t इज़ ग्रेटर देन t अपॉन 1 + t। ये एक इनइक्वालिटी है फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये एक इनइक्वालिटी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं x के टर्म में। तो ये हो गया log 1 + t क्या है 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x 1 + 1/x। तो ये रिड्यूस हो गया, वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/x + 1 के। देख लो यहाँ पे पुट कर लो, t की जगह 1/x पुट करोगे, यहाँ पे 1/1/x पुट करोगे, तो ये हो गया 1/x, ये हो गया x + 1/x, ये x कैंसिल, तो वैल्यू रिड्यूस हुई 1/1 + x के बराबर। क्लियर। तो ये यहाँ पे हम डायरेक्टली इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस, तो दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या हुआ कि f का डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका f क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब f क्या हो गया इंक्रीजिंग। वैसे तो ये इज़ है तो इसलिए यही वाला आंसर हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब f इंक्रीज, इसमें अनबाउंडेड हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेट एफ एन मैप फ्रॉम 0 1 to r b। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमें फंक्शंस दिए हुए हैं उसको ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू क्या दी है nx दी है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू nx दी है 0 से लेके x इज लेस देन इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे दोनों क्लोज्ड है, मतलब ये भी इन्वॉल्व है और ये भी इन्वॉल्व है। दूसरे में क्या वैल्यू है 2 - nx, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 1/n इंक्लूडेड नहीं है, तो लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2/n। यहाँ पे क्या है वैल्यू 0 फॉर x 2/n एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमें फंक्शन की वैल्यू दी है, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 to 1 टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली पूछा हुआ है। एफ एन converges pointwise to a continuous discontinuous function, converges pointwise to a continuous function, does not converges pointwise। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज के बारे में ही बात की गई है, मतलब कि कन्वर्ज पॉइंट वाइज कर रहा है या कन्वर्ज पॉइंट वाइज नहीं कर रहा है और किस फंक्शन को कर रहा है, मतलब कि फंक्शन डिस्कॉन्टिन्यूस नेचर का है या कॉन्टिन्यूस नेचर का। तो पहले तो फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिस्कॉन्टिन्यूस, पहले तो फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कॉन्टिन्यूस है या डिस्कॉन्टिन्यूस। उसके बाद देख लेंगे कि फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो 2 3 4 तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर फंक्शन की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, पहला हुआ 0 से लेके 1/n पे, क्योंकि 3 पार्ट पे फंक्शन को डिवाइड किया गया है। तो एफ एन जब आप 0 पे लोगे तो वैल्यू तो आपकी कहाँ पे आ रही है 0 से लेके 1/n। जब 0 लोगे आप किसकी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ तो वैल्यू आ गई 0। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। एफ एन x की वैल्यू नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या डाल सकते हो 1/n, तो 1/n डाली तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई 1, ये इसकी दूसरी वैल्यू हुई। तो फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक मूव कर रही है। क्लियर, 0 से लेके 1 तक ऐसे ले सकते हैं। ये पहला केस, मतलब पहला पार्ट हुआ जो फंक्शन 0 से लेके 1/n पे बताया गया है। दूसरा 1/n से लेके फंक्शन 2/n पे डिफाइन किया गया है। तो एफ एन 1/n के लिए तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 1 आ चुकी है। एफ एन 2/n के लिए वैल्यू देखोगे तो 2 - n इंटू ये वाली यूज़ करेंगे, n इंटू 2/n विच इज़ इक्वल टू 0। तो फिर ये कहाँ से आई 1 से लेके 0 पे डिक्रीजिंग, मतलब नीचे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है लीनियरली और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है लीनियरली। क्लियर, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग लीनियरली। और उसके बाद थर्ड वाले में 2/n to 1 पे बात करें तो एफ एन 2/n पे तो वैल्यू आपने अभी 0 बताई, और एफ एन 1 के लिए अगर हम कहेंगे तो बाकी सारे के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। तो फंक्शन बाकी के लिए क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पे
फंक्शन क्या है, जीरो, कांस्टेंट, जीरो ही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि फंक्शन क्या है हमारा, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, इंक्रीज किया और फिर यहाँ पे डिक्रीज किया और फिर इस तरीके से चला गया। तो फंक्शन तो हमारा ये भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमें दिख रहा है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, आगे चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या नहीं है, तो ये चेक करना बचा है। नाउ चेकिंग फॉर द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर ले रही हूँ एंड आई इरेज दिस ऑल। अब चेक करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए क्या करना ना, आप डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि फंक्शन की वैल्यू कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी इस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से रिलेटेड। ना जैसे हमने पहले लिया x की वैल्यू 0, तो हमारी fn 0 पे वैल्यू क्या बनी, 0। फिर अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूँ तो मेरे पास जो fn की वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, जो भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू यहाँ पे इम्पैक्ट होगी, ये यहाँ पे इम्पैक्ट होगी। तो मेरे पास जो ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू बन रही है फंक्शन की, लेट यहाँ पे 2/n जैसी आ रही है, तो अगर मैंने n की वैल्यू कुछ भी ले ली, n की वैल्यू मैंने 20 ले ली, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 2/20 मतलब 1/10 मतलब कि 0.1। इस तरीके से अब मैं n की वैल्यू अगर 100 ले लूँ तो 2/100 मतलब 1/50 मतलब कि 0.02। तो मुझे दिख रही है कि फंक्शन की वैल्यू जो fn x है वो टेंड्स टूवर्ड्स 0 है फॉर एवरी, जो भी आपकी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में डिफाइन की गई है, क्योंकि n की वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, x फिक्स रख के n की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यू आर सीइंग दैट द फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जिंग टूवर्ड्स अ कांस्टेंट वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकला कि फंक्शन आपका पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, वैसे तो यहीं पे आपका काम ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली के लिए क्या करना है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको क्या देखना है, तो आप इसके लिए चेक करेंगे सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन 0 से 1 के बीच में fn x, इसको मॉड वैल्यू लगाइएगा, fn x माइनस f ऑफ x, अगर ये वैल्यू टेंड्स टू 0 आ गई तो फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस शो करेगा, और 1 के बराबर नहीं आए तो फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं शो करेगा। देखो आप fx की वैल्यू तो आपने अभी देखी थी, 0 के पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ रही है, 2 ऑनवर्ड्स मतलब 2/n से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू हमारे पास, जो फंक्शन 0 पे 0 था वो फंक्शन मतलब fx की वैल्यू हमारी, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो fx की वैल्यू वो हमारी 0 के बराबर आ रही है। अब सुप्रीमम ऑफ द fn x की वैल्यू कितनी आई थी, हमारी मैक्स आई थी ना, 0 से लेके 1 पे गई, फिर 1 से तो मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेंड हुई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या अटेंड हुई, 1, तो 1 माइनस 0 इज योर 1, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यहाँ पे गिवन है a एंड b बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ n, सो a और b आपके दोनों सबसेट हैं n के। ठीक है, a की कार्डिनलिटी जो है वो 2 से बड़ी है, तो आप a को कुछ भी लेके चल सकते हो। ना S1 एक जो सेट है, S1 हमें जो एक सेट बना के दिया गया है, उस सेट में हमें कहा है फंक्शन जो है a से लेके b पे मैप हो रहे हैं और f जो है आपका 1 मैप हो रहा है। तो S1 की कार्डिनलिटी आपको आगे चाहिएगी, वो निकालने के लिए आपको b की कार्डिनलिटी अपॉन a की कार्डिनलिटी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, S2 के बारे में अगर हम बात करें तो S2 जो हमें दिया गया वो G मैप है B से लेके A पे, और G जो है आपका ऑन टू दिया गया। ठीक है, और S2 की कार्डिनलिटी के लिए हमें चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ A अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ B। मूविंग टू दी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें यहाँ पे गिवन है कि B कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू है and A is the proper subset of B। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो हमें ये दिखाना है कि S2 की कार्डिनलिटी कम है S1 की कार्डिनलिटी से। अगर इस केस की बात करें तो अगर B को मैं कुछ भी फाइनाइट लेट 1000 ले लेती हूँ और A को मैं 3 लेके चल सकती हूँ, जैसे A की कार्डिनलिटी 2 या 2 से बड़ी दी गई है, तो अगर हम यहाँ पे इसको शोकेस करें क्योंकि B फाइनाइट है एंड A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो B की कार्डिनलिटी आपकी 1000 हुई, 1000 की पावर हुई 3। ठीक है, ये हुआ, और यहाँ पे अगर हम बात करें S2 के लिए तो A आपकी हुई 3 और पावर हुई आपकी 1000।
तो दैट मीन्स ये आगे निकल जाएगा। S2 बराबर तो नहीं है S1 के और S2 छोटा भी नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इज़ फॉल्स। तो ये वाला तो आपका फॉल्स हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वाले में देखिए, अगर b की वैल्यू हम n ले लेते हैं, b को हम n ले लेते हैं, ठीक है। तो b को अगर मैं n ले लेती हूँ तो कार्डिनलिटी ऑफ b हो गई अलिफ नॉट के बराबर। देयर एग्जिस्ट 1 मैप बिटवीन S2 एंड b। तो b की कार्डिनलिटी तो अलिफ नॉट हुई, S2 की कार्डिनलिटी b के रिस्पेक्ट में और निकाल लो। a को मैंने 2 ही कार्डिनलिटी का ले लिया, तो 2 की पावर अलिफ नॉट इज़ कॉन्टिनम। तो यहाँ पे 1 मैप के लिए S2 की कार्डिनलिटी छोटी होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ b से या बराबर होनी चाहिए। तो S2 की कार्डिनलिटी तो आपकी कॉन्टिनम आ रही है और b की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो रही है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरे पे बात करें कि b को आप n ले लो और a को आप फाइनाइट ले लो, जो मैंने अभी लिया था। तो b से आपका b से s पे 1 मैप हो जाएगा, हाँ b छोटा हो जाएगा इससे, तो b की कार्डिनलिटी लेस देन होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ S1 से, ये ट्रू हो जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे b की कार्डिनलिटी आपकी अलिफ नॉट है और a को फाइनाइट लो, अलिफ नॉट का स्क्वायर इज अलिफ नॉट, और यहाँ पे आपकी b की कार्डिनलिटी b क्या है, अलिफ नॉट के ही बराबर हो गई है ना, तो ये बराबर में आ जाएगा, तो इसका मतलब दिस इज टोटली ट्रू। नाउ a इज़ फाइनाइट एंड S2 देन S2 इज़ फाइनाइट फॉर एनी b। अगर a आप फाइनाइट लेके चल रहे हो तो S2 हमेशा फाइनाइट होगा a के फाइनाइट होने से। a को अगर मैं 2 लेके चल रही हूँ और b आप कुछ भी ले लो, अलिफ नॉट ले लो, तो 2 की पावर अलिफ नॉट तो कॉन्टिनम हो गया, तो S2 तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। इन केस में हमने a को फाइनाइट ही लिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिस इज ओनली द आंसर थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि a जो है एक सेट है जो रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और ऐसे रेशनल नंबर जिनका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n जैसे नंबर्स ही रख रहा है और उनका GCD P और Q का 1 है। B ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m जैसा है, ठीक है। और C ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस है। तो आपको पता होगा कि रेशनल नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग भी होते हैं और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होते हैं, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होते हैं, और टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेशनल नंबर्स के बारे में हमें पूछा गया है एक तरीके से, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स हमारे यहाँ पे हमें एक C बनाया, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर्स। तो एक डेफिनेशन कह दो या एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, आपको बताते हैं। उस कॉन्सेप्ट में रेशनल नंबर की क्या होता है कि अगर आपका P/Q टाइप का कोई भी रेशनल नंबर है और आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर a और 5 की पावर b जैसा है, सच दैट अगर इस 2 की पावर a 5 की पावर b जैसा डिनोमिनेटर है, तो ये वाले जो रेशनल नंबर्स होंगे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एंड Q हैज़ ओनली अदर प्राइम फैक्टर्स देन रिपीटिंग डेसिमल्स। दूसरा, पहला पॉइंट तो ये होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, इफ़ Q हैज़ एनी अदर लाइक 2 की पावर a 3 की पावर a कुछ भी हैज़ एनी अदर प्राइम फैक्टर्स देन इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल्स। ये 2 डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं कि 2 की पावर n और 5 की पावर m जैसा जो रेशनल बनेगा वो टर्मिनेटिंग होगा, तो यहाँ से कंक्लूड कर सकती हूँ कि b और c तो सेट बराबर ही हो गए क्योंकि दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब a जो सेट है वो क्या है, Q 2 की पावर n इसका वो है डिनोमिनेटर, तो 5 की पावर 0 ले सकती हूँ, क्लियर। तो इससे हमें पता चला कि जो a है एक तरीके से सारे वो एलिमेंट्स रखेगा जो b के अंदर या c के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं, तो a जो है आपका सबसेट हो जाएगा b का, एंड विच इज़ द प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ से आपका इज पूछे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, देन फोर्थ इज ट्रू, b और c यहाँ बराबर होंगे। वैसे आप b और c बराबर होते ही इनको डिस्कार्ड कर सकते थे
और पहले वाले से आपको पता चल गया कि जो भी आप बनाना चाहेंगे फ्रैक्शंस वो 5 की पावर 0 रख के यहाँ पे सेम आपको जो b के अंदर आएंगे वो a के अंदर भी मिलेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मूविंग टू दी नेक्स्ट। फिफ्थ हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेट fn सच दैट r2r बी अ फंक्शन। हमें यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन n। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। वही पूछा है कि फंक्शन जो है कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, कन्वर्ज पॉइंट वाइज, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन एन इंटरवल। डेरिवेटिव के बारे में पूछा गया है, कन्वर्ज ओके। तो यहाँ पे एफ एन के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में पूछा है, एफ एन के डेरिवेटिव के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एफ एन के डेरिवेटिव के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया। तो हमें यहाँ पे 4 चीज़ निकालनी होंगी, एफ एन के रिस्पेक्ट में 2 और एफ एन डैश के रिस्पेक्ट में 2 चीज़ें निकालनी होंगी। क्लियर। तो अगर हम बात करें फंक्शन के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में, तो आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो फंक्शन का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है तो उसके लिए होता है सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। लिमिट एक्स सुप्रीमम लेना, सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स यहाँ पे कहाँ है 0 से लेके आर तक एक्स आपको दिया हुआ है। आपको जो कन्वर्जेंस पूछा है 0 से लेके आर तक की बात की गई है। क्लियर। तो ये हम इस तरीके से लेके चलेंगे, हमें ये चेक करना है। तो फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू हम चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखते हैं, देखो जो e माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैल्यू है, तो e की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी। e की वैल्यू आपकी e की पावर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो e टू द पावर 0 इज़ 1, ठीक है। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, अगर ये मैक्सिमम जाएगी माइनस इन्फिनिटी तो 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि e की वैल्यू जो माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर। तो यहाँ से हमें पता चला कि सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन जो ऊपर वाला इसकी 1 वैल्यू हुई, तो ये रिड्यूस हुई 1/n पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n माइनस 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रिड्यूस हुई 1/n पे। अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे वैल्यू किसको जाएगी 0। तो एफ एन यूनिफॉर्म कन्वर्जेस तो हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेस ऑन आर। तो ये एक चीज़ तो हमें मिल गई। अब बात करते हैं फंक्शन के पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे। तो हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो गई है 1/n पे, ठीक है। अब n की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओ तो आप देखोगे कि दिस विल टेंड टू 0। तो फंक्शन जो है पॉइंट वाइज डिफरेंट पॉइंट पे आप देखोगे इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स द 0 एज द वैल्यू ऑफ n इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी हो गया। तो एफ एन आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी है, एफ एन आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी है। तो देखो एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज 0 to r बट नॉट यूनिफॉर्मली, तो ये तो हो गया गलत। एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस, इसीलिए दिया गया। तो ये तीनों के तीनों ये वाले पोर्शन तो सही है। अब हमें चेक करना है कि एफ एन डैश कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली या एफ एन डैश कन्वर्ज नहीं कर रहा है पॉइंट वाइज, ठीक है। अब वो चेक करते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या है, फंक्शन का जो एफ एन है इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू क्या होगी 1/n e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स ऑफ 2n स्क्वायर x, ये हमारे पास वैल्यू रिड्यूस होके आ जाएगी फंक्शन का डेरिवेटिव। इस n से n कैंसिल कर लोगे तो आपके पास वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी -2x और n, ठीक है, e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक कर लो, एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। एट एक्स नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, एन को इंक्रीज करते रहो क्योंकि एक्स तो फिक्स कर दोगे, एन को बढ़ाते रहोगे। तो एन आपका जो भी इंक्रीज जैसे आप एन को करोगे तो दिस वैल्यू टेंड्स टू 0, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, ये पार्ट 0 को जाएगा, ये पार्ट 0 को जाएगा, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 को जाएगा। तो हेंस जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 को जाएगा। इट इम्प्लाई इट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, क्योंकि हमने डिफरेंट पॉइंट पे इंक्रीज करके वैल्यू देखी तो फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया। तो फंक्शन एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली डज नॉट पॉइंट, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया यहाँ से। तो फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर एंड द फंक्शन का डेरिवेटिव कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन आर, ये बिल्कुल सही हो गया। अब हमें बस ये चेक करना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है या नहीं। तो हमें इसके लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन डैश माइनस एफ ऑफ एक्स
और x बिलोंग्स टू r, ये हमें चेक करना है कि 0 को टेंड करेगा या नहीं करेगा। क्लियर। तो अब द पॉइंट इज़, इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू है एफ एन डैश की, हमें अभी जो वैल्यू मिली डेरिवेटिव की वो है 2n x e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसके बिहाव पे पता चलेगा कि फंक्शन 0 को टेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो ये वाली वैल्यू है। एंड हेंस बाय दैट वी कैन टेल दिस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और नॉट। तो इसके लिए ट्रिक क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा जब भी हमें किसी को मैक्सिमम वैल्यू ना समझ में आए तो आप एक कोशिश करिएगा कि जो भी आपकी फंक्शन की वैल्यू है, लेट अगर मैं g को f डैश मान के चलूँ तो g की वैल्यू मेरी होगी 2n x e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास g की वैल्यू है, g की वैल्यू जो भी आपके पास है 2n x e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपने दूसरे g का डेरिवेटिव निकाला और g का डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने इसको 0 पे रखा, तो यू विल गेट, क्या आपको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो वहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू को चेक कर लोगे कि फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे क्या आ रही है। यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी करेंगे। इसमें हमें g मिल गया है, हम यहाँ पे g का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब g का आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 2n तो बाहर ही आ गया, x और e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालना हमारे पास रह गया। तो 2n अगर हम बाहर रख दें तो हमारे पास ये वैल्यू रिड्यूस होके हो जाएगी e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2n एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 0 करते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये वैल्यू, ये तो 0 के इक्वल है नहीं, हमें इसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू रिड्यूस होगी x की वो आ जाएगी 1 देखो ना 1/2n, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू n, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते, अब इस वैल्यू को हम x की जगह पुट कर देते हैं। तो g बाय 1/√2 इंटू n, जब इस चीज़ को हम पुट करेंगे तो हमारे पास g की वैल्यू क्या थी, हमारे पास g की वैल्यू थी 2nx e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको पुट करेंगे तो 2n x की जगह क्या आएगा 1/√2 इंटू n e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो 1/2 आपके पास आ जाएगा और साथ में एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल। तो ये वैल्यू रिड्यूस होके आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू द पावर माइनस 1/2, मतलब दिस इज फ्री फ्रॉम n, फ्री फ्रॉम n, ये तो n से ही फ्री हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू है तो फंक्शन तो इसी को रिड्यूस कर जाएगा, एंड दिस विल नॉट टेंड्स टू 0, सो हेंस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। ये ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए एक तो फॉर्मूला यूज़ करिएगा जो मैंने आपको भी बताया, और सुप्रीमम की वैल्यू ना पता चले तो डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 करके उसके एंड पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट्स पे उनकी वैल्यू चेक कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो fn तो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस भी था, और ये हम पहले ही गलत बता चुके हैं, तो इसका मतलब ये वाला इतना हिस्सा तो हमारा सही है। अब फंक्शन का जो डेरिवेटिव पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो ये हमारा ट्रू है, फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है तो ये हमारा गलत है। तो ओनली सेकंड वन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए जो Sn की वैल्यू है यहाँ पे Sn और Tn, हमें दो सीक्वेंस मतलब सीरीज बना के दिए हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से हम इनको देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, एंड बिहाफ ऑफ दिस हम बिहाफ ऑफ दिस जो हमें ये वैल्यूज़ दी हैं इसकी SOPS खोल के हम इनकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि क्या इनका सुप्रीमम और क्या इनका इन्फीमम है। तो अगर मैं Sn की बात करूं तो अगर मैं Sn को देखूं तो 1/, अगर मैं इसको n फैक्टोरियल लूं और n की वैल्यू में इंक्रीज़ करते जाऊं तो ये 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये तो e की पावर 1 जैसा हो गया। तो ये अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो e का स्क्वायर जैसा हो गया। तो जो Sn है वो आपका किसके बराबर है, लेस देन इक्वल टू e स्क्वायर आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत मतलब इट इज़ लेस देन इक्वल टू ई स्क्वायर आप इसको कह सकते हो। अगर ना भी समझ में एग्जाम में तो अप्रॉक्सीमेट टू ई स्क्वायर कह सकते हो, वहाँ से क्लैरिटी आ जाएगी। और देखो Sn को इसने ई स्क्वायर के साथ कंपेयर भी किया तो भी तुम थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। तो अब अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो ई स्क्वायर होता है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन 2 की पावर k फैक्टोरियल k इक्वल टू 0 से लेके तुम्हारे ईफड़ी तक। तो ये तो आपका काफ़ी मच लार्जर है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू, कि 2/समथिंग 2 भी बढ़ रहा है k भी बढ़ रहा है, तो दिस इज़ मच लार्जर, इसलिए दिस रिलेशन एग्जिस्ट। क्लियर।
तो यहाँ से हमें ई स्क्वायर मतलब ये तो पता चल गया कि एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टी एन के बारे में। टी एन तो देखो यहाँ पे बना हुआ है समीशन एन के, और ये है, ये नहीं है जो अब हम बात करते हैं टी एन के बारे में। ठीक है, जो टी एन है ना, एक्चुअली ये जो जनरल बायनोमियल थ्योरम है, जनरल बायनोमियल थ्योरम से लिया गया है, जनरल बायनोमियल थ्योरम। अब जनरल बायनोमियल थ्योरम है, उसमें ए आपने पढ़ा भी होगा, बी की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 0 से लेके एन तक, एन के, है ना, ये कॉम्बिनेशन है ए की पावर एन एंड बी की, ए की पावर एन माइनस के एंड बी की पावर के। अब अगर मैं अपने कंडीशन को, इसको सेटिस्फाई करने के लिए देखूं तो ए तो है ही नहीं, ये है -1/n की पावर के, इसका मतलब b इक्वल टू -1/n, इसका मतलब a इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं a की जगह 1 और b की जगह -1/n लिखूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 - 1/n की पावर में n, समीशन k इक्वल टू 0 से लेके n तक, n से k तक, एंड a मतलब 1 की पावर में n माइनस के कुछ भी ले लो तो 1 ही रहेगा, b हुआ -1/n की पावर में k। तो ये वैल्यू इसमें रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 - 1/n की पावर में क्या हो जाएगा आपका, 1 - 1/n की पावर में n। क्लियर? तो इसका हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है रियल आंसर्स में कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई की पावर -1 के। अगर नहीं आता तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x/n की पावर में जो भी आपको दिया हुआ n, तो इट इज़ ई की पावर में x, जो भी यहाँ पे दिया गया ये वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। तो हम रिड्यूस हुए, हमारा जो फॉर्मूला रिड्यूस हुआ वो रिड्यूस हुआ 1 - 1/n की पावर में n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम इसके अकॉर्डिंग e टू द पावर -1 कह देंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1/e, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई e का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट टू e की पावर -1। क्लियर? तो अब सुप्रीमम की बात करें, सुप्रीमम ऑफ टी एन इज ई की पावर -1, ये सुप्रीमम ऑफ एस एन इज ई का स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्सीमेट टू ई का स्क्वायर। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो ट्रू हो गया। अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो सुप्रीमम ऑफ टी एन ये किसके बराबर है, 1/e की पावर -1 के, और लेस देन इक्वल टू, ये भी ट्रू हो गया। इन्फीमम पे इज, इन्फीमम इसका बड़ा होगा, ई से नहीं, गलत है। इन्फीमम ऑफ एस एन इज ग्रेटर इक्वल टू ई स्क्वायर, नहीं, ये भी गलत है। तो सेकेंड एंड थर्ड इज योर। 8th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या करा, देखिए, लेट डी बिलोंग्स टू एक्स वाई, जो हमें डी डोमेन जो दिया गया उसमें एक्स वाई पॉइंट्स हैं जो r² से आ रहे हैं, सच दैट एक रेक्टेंगल बना रहे हैं कि x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक जा रही है और y की वैल्यू भी -1 से लेके 1 तक जा रही है। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना। एफ डी डोमेन से लेके आर पे मैप हो रहा है, बी अ फंक्शन डिफाइन। तो हमें जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करके दिया गया है वो फंक्शन एफ की वैल्यू है 1 + √y प्लस, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इन्होंने क्या दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की जो भी वैल्यू है कॉमा 0, इनसे कंपेयर करो, जो मैक्सिमम वैल्यू y प्लस के अंदर आ जाएगी। क्लियर? सो जो dy/dx है इनिशियली प्रॉब्लम में, विच इज इक्वल टू f, एंड इनिशियल कंडीशन y 0 पे वैल्यू 0 के बराबर दी गई। अब यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एफ लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस है, नॉट लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो लिप्सिस के बारे में और कंडीशन सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा गया। कंटिन्यूअस है या उस नहीं है, उसके लिए चेक करते हैं। तो जो हमारा, अगर हम बात करें f पे ना, सो f की वैल्यू रिड्यूस हो गई। अगर मैक्सिमम वैल्यू हम y लेके चलते हैं तो f इज रिड्यूस टू 1 + √y, ये हमारे पास वैल्यू आई। ठीक है, लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। अगर dy/dx हम चेक करें, ये df/dy अगर हम चेक करें तो इससे जो वैल्यू आएगी इसकी रिड्यूस होके वो आ जाएगी 1/2 √y, एंड विच यू नो व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ y, when you put the value of y -1 से 1 के बीच में, this will tends to infinity. So hence जो वैल्यू है this is not your bounded, ये वैल्यू बाउंडेड तो है नहीं, तो बाउंडेड नहीं है तो नॉट लिप्सिस है ना, ये कंडीशन आपको पता होगी। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगी, तो hence we will say the condition will fail. So इससे तो मतलब ये लिप्सिस तो हुआ नहीं गिवन डोमेन के अंदर, क्योंकि y की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में है, आप नियर अबाउट 0 चाहोगे तो वैल्यू आपकी अनबाउंडेड होने लगी, तो फंक्शन आपका लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हुआ, तो फंक्शन इज नॉट लिप्सिस कंडीशन ऑन द डोमेन। तो ये तो गलत, इज नॉट, ये ट्रू हो गया। और
ये वाला ट्रू हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब इनिशियली प्रॉब्लम हैज़ नो सॉल्यूशन एंड एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो देखिए पिकार्ड तो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि पिकार्ड के लिए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन अगर है, हमारे पास जैसे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है, बट कॉन्टीन्यूअस के साथ आपको बाउंडेड फंक्शन चाहिए होता है। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे पास एक और थ्योरम होती है विच इज़ पियानो थ्योरम, पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम। वो क्या कहती है, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस आपको गिवन है और बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस गिवन है इन अ डिफाइंड रेक्टेंगल, जो भी डोमेन है डिफाइंड रेक्टेंगल के अंदर, तो आप डायरेक्टली फंक्शन को क्या कह सकते हो कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सो जो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पिकार्ड तो लगेगी नहीं, क्योंकि बाउंडेड हो नहीं रहा है फंक्शन, अनबाउंड हो रहा है डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि पियानो थ्योरम से एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आई होप क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9th के बारे में बात करते हैं। एफ एंड जी तो रियल वैल्यूड रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस दिए हैं। जी जो हमारा एक फंक्शन है वो डिफाइन ऑन एन इंटरवल ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। तो एफ एंड जी का कॉम्पोजिशन रिमान इंटीग्रेबल है, इनका जो एफ अपॉन जी फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल है, ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, कॉम्पोजिशन रिमान इंटीग्रेबल है अगर दोनों कॉन्टिन्यूस है। तो इसमें जो रिमान इंटीग्रेबल के थ्योरम्स हैं उनके स्टेटमेंट्स आपके काम पे जरूर आएंगे। देखिए, अगर फंक्शंस एफ और जी कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका कॉम्पोजिशन रिमान इंटीग्रेबल हमेशा होगा। देखो, अगर फंक्शन कोई भी फंक्शन f कॉन्टीन्यूअस है तो वो f रिमान इंटीग्रेबल होगा। अगर g कॉन्टीन्यूअस है तो g रिमान इंटीग्रेबल है। फंक्शन का जो जब ये दोनों कॉन्टीन्यूअस है तो इसका जो कॉम्पोजिशन है अगर वो कॉन्टीन्यूअस है तो इसका मतलब वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो यहाँ से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दिस इज द आंसर। अगर फंक्शन आपका रिमान इंटीग्रेबल है तो फंक्शन का स्क्वायर भी रिमान इंटीग्रेबल होता है। अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो फंक्शन का स्क्वायर भी रिमान इंटीग्रेबल होता है। तो अगर एफ स्क्वायर रिमान इंटीग्रेबल है, जी स्क्वायर रिमान इंटीग्रेबल है, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर भी रिमान, क्योंकि सम ऑफ द फंक्शन एफ रिमान इंटीग्रेबल है, जी रिमान इंटीग्रेबल, तो इनका सम रिमान इंटीग्रेबल है। एफ रिमान इंटीग्रेबल तो एफ स्क्वायर रिमान इंटीग्रेबल होता है, जी रिमान इंटीग्रेबल तो जी का स्क्वायर रिमान इंटीग्रेबल। तो ये कंडीशन ऐड किया तो ये बन गया। तो फंक्शन का स्क्वायर रूट भी रिमान इंटीग्रेबल हो, तो यहाँ से ये भी सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर फंक्शन एफ अपॉन जी और फंक्शन एफ प्लस जी ये सब के सब रिमान इंटीग्रेबल है, ये भी रिमान इंटीग्रेबल है। तो सॉरी, थर्ड तक आपका हो गया ना, थर्ड वाला ट्रू हो गया एंड योर फोर्थ इज ट्रू। मूविंग टू द सेकेंड वाले में बात करते हैं, एफ अपॉन जी इज रिमान इंटीग्रेबल और नॉट। तो अगर हम देखो फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए अगर जी हमारा क्लोजर हम ऐसा ले लें कि फंक्शन विच इज़ जी इज़ वेरी स्मॉल एंड समथिंग अपॉन जी इज गोज अनबाउंडेड, तो फंक्शन अगर अनबाउंडेड है तो कभी भी रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो वहाँ से हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल टेक जी विच इज़ क्लोजर टू ज़ीरो and hence 1 upon g will become unbounded, which imply f upon g is unbounded and which imply f upon g is not Riemann integrable। तो यहाँ से आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कंपोजिशन वाले के बारे में बात करें। फर्स्ट वाले में तो एफ जी रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो ये नॉट नेसेसरी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। याद रखिएगा, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं लूँ एफ फंक्शन कोई डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन ले लूँ और जी कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन ले लूँ, तो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो रिमान इंटीग्रेबल हो भी सकता है, रिमान इंटीग्रेबल नहीं भी हो सकता, डिपेंड अपॉन का जो कॉम्पोजिशन है वो कॉन्टीन्यूस आ रहा है, डिसकॉन्टीन्यूस आ रहा है। अगर डिसकॉन्टीन्यूस आएगा तो रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा और कॉन्टीन्यूस आएगा तो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो नॉट ऑलवेज, इसलिए ये भी गलत, ओनली दीज टू आर योर आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी।